नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान और आज एक बड़ी खबर जिस तरह से सामने आई है, कहीं ना कहीं चौंकाने वाली ये खबर है। संसद में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर दर्शक दीर्घा से दो युवक आए और अचानक आकर यहां पर टीयर गैस छोड़ दी गई। आप समझ सकते हैं आखिर किस तरह से ये बड़ी चूक है। संसद में किस तरह से ये दो अनजान युवक यहां पर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि यहां पर 0 आवर चल रहा था जिस दौरान ये घटना घटी है। सभी सांसद मौजूद थे और उस दौरान ये घटना घटती है। दर्शक दीर्घा से पहले एक युवक कूदता है, उसके बाद दूसरा युवक पीछे से कूदता है और थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक स्प्रे निकाला। एक बताया जा रहा है कि एक बॉटल थी उनके शूज के अंदर, जिसके बाद उन्होंने वो स्प्रे कर दिया। धुआं धुआं हो गया पूरा जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संसद की सुरक्षा में ये बड़ी चूक का मामला दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पर दो युवक दर्शक दीर्घा से बीच में पहुंच जाते हैं, सांसदों के बीच में, और कहीं ना कहीं संसद में टियर गैस छोड़ी जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि उनके हाथ में एक टियर गैस का पूरा कंटेनर था और अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन्होंने एंट्री कैसे की, क्या इनकी चेकिंग नहीं हुई, और अगर ये एंटर करते हैं उसके साथ टियर गैस को कैसे अलाउ कर दिया गया। एक बड़ी भारी चूक इसे माना जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हम आपको बता देते हैं हमारे साथ राजेश बादल जी जुड़े हुए, सीनियर जर्नलिस्ट, साथ ही साथ हेमंत पॉल जी हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे भी हम इसी मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से संसद में बड़ी चूक देखने को मिली है सर, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि संसद एक ऐसी जगह है जहां पर कम से कम इस तरह की चूक तो नहीं होनी चाहिए थी। राजेश जी क्या कहेंगे? संसद के एक चैनल का 8 साल तक प्रमुख रहा हूं और मुझे इस बात की सूचना और जानकारी है कि वहां जो आंतरिक सुरक्षा है वो किस तरह की होती है। हम ये याद कर सकते हैं कि जब एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे तो उस समय संसद पर एक बड़ा हमला हुआ था और उसमें कुछ लोग शहीद हुए थे। उसके बाद एक कमेटी बनी थी, जांच की जो कमेटी बनी थी उसने अपनी सिफारिशें दी थी। अफसोस की बात यह है कि उन सिफारिशों पर अभी तक अमल नहीं किया गया और उनसे कई सिफारिशें ऐसी हैं। अब अगर उन सिफारिशों, कुछ दिनों तक तो सुरक्षा यकीनन हमने देखी कि काफी सख्त थी और बहुत मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि हम भारतवासियों की आदत है कि हम जो है कुछ ढीले हो जाते हैं। अब आज जो घटना घटी है वो निश्चित रूप से एक तो शारीरिक चूक है। शारीरिक चूक से मतलब मेरा कहने का यह है कि जब तलाशी हुई तो जो पाउडर जो स्प्रे जो उसने किया है वो पकड़ में नहीं आया। तो आधुनिक उपकरण जो होते हैं वो कई उपकरण ऐसे होते हैं जो इस तरह की कोई भी आपत्तिजनक चीज को पकड़ लेते हैं और काफी समय से इस तरह की मांग चल रही है कि सुरक्षा में उन उपकरणों को लाया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर देखिए कितनी बारीक पहचान होती है और बारीक पड़ताल होती है। बल, सुरक्षा बल वही है संसद के भी, लेकिन यहां पर वो उस तरह के बारीक उपकरण नहीं होते। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि देखिए आज उसमें हम चूक या चूक के पीछे साजिश देख सकते हैं कि उन्होंने वही दिन चुना कूदने के लिए जिस दिन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। तो इसका कोई अंतर संबंध सिर्फ सिंबॉलिक ही सही, सांकेतिक ही सही, तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। तीसरा जो बात बहुत गंभीर है कि हम शारीरिक जांच तो कर लेते हैं, सुरक्षा की जांच कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मान लीजिए, और वो दर्शक दीर्घा से कूद पड़े, तो कम से कम एक डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित, चाहे वो संसद का डॉक्टर हो चाहे वो कहीं और का डॉक्टर हो, ताकि वो प्रमाणित करे जो संसद की कार्रवाई देखने जा रहा है वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो इस मुद्दे पर भी अभी बहुत सारा विचार बाकी है और ये नहीं हुआ। और अंत में मुझे ये कहना चाहूंगा कि जब सांसद महोदय ने, जो मैसूर के सांसद हैं, उन्होंने उसको प्रवेश के लिए रिकमेंड किया है, उनकी सिफारिश उन्होंने की है, तो इसका अर्थ यह है कि सांसद महोदय उसको जानते हैं। और सांसद महोदय अगर जानते हैं तो क्या उसके मिजाज को वो नहीं जानते थे? तो कई बार ऐसे लगता है कि कुछ चीजों की या तो वो हम लोग जानबूझकर अनदेखी कर जाते हैं, या सुरक्षा के जो मानक हैं जिसकी संसदीय कमेटी बात कर चुकी है पहले, लेकिन हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। और चूंकि नया संसद भवन बना है और नए संसद भवन में इस तरह की घटना का होना ठीक नहीं है। जी
बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं नया संसद भवन बना है और एक बार फिर से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है इन उपद्रवियों के द्वारा कि देखिए आपने नया संसद भवन बनाया लेकिन हमारी एंट्री अभी भी है, यानी कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी उत्पाती अंदर एंटर कर सकता है आसानी से। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एंटर का देखिए, एंटर तो यह है कि एक प्रक्रिया है, प्रवेश की एक प्रक्रिया है सांसद का। उन्होंने एक अपना सिफारिशी पत्र लगाया, उस आधार पर सचिवालय ने उनको प्रवेश पत्र जारी किया। जाने के पहले उनको सूचित, उनकी सुरक्षा जांच की गई। मैं बात ये कर रहा हूं कि जब सुरक्षा बल वही है, केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, जो एयरपोर्ट पे भी जांच करते हैं, जो अन्य जगहों पे भी जांच करते हैं, लेकिन प्रवेश होने करने से पहले जितनी बारीकी से जांच होनी चाहिए, जैसे कि उसने स्प्रे निकाला, अब वो कोई ऐसा स्प्रे कैसे निकाल सकता है? आपको याद होगा एयरपोर्ट पे अगर आपके कुछ बारीक सा लिक्विड होता है, छोटा सा भी लिक्विड होता है, तो आपको बाहर रखवा दिया जाता है। लेकिन अगर ये था, क्या गैस थी, जहरीली तो नहीं थी, ये सारी जो पड़ताल है, ये अब जांच का विषय है, आएगा सामने। लेकिन इस पर सख्त निगरानी की अब जरूरत है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई सेंध लगा सकता है, छेद है। जी बिल्कुल। और राजेश जी देखिए सेंध तो लगा सकता है, बड़ा सवाल तो यही है, लेकिन सांसदों की सुरक्षा अब राम भरोसे ही है, यही माना जाए। क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और संविधान को लेकर जब यहाँ पर चर्चा की जाती है, बड़े बड़े कहीं ना कहीं यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि हमारे सांसद किस तरह से अब डर के साए में रहेंगे कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी अपनी सुरक्षा अपने हाथों है। अगर यहाँ पर संसद में ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षित हैं, तो यानी कुल मिलाकर ये समझा जाए अगर आज सांसद अपनी होशियारी दिखाते हुए इन दोनों युवकों को ना पकड़ते तो एक डर का माहौल, एक अफरा तफरी का माहौल जाहिर सी बात है बनता। जो वीडियो हमने देखी उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं धुआं पूरा संसद हो चुकी थी। और ऐसे में अगर सांसदों का अपनी एक विवेक नहीं होता, एक सूझबूझ नहीं होती कि इनको दबोच लिया जाए, तो ना जाने क्या होता, यही अंदाजा लगा सकते हैं हम। देखिए, हाँ, चिंता में डालने वाली बात तो है, लेकिन अभी हम उतनी गहराई से, उतनी संवेदनशील मामले को लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक बात और भी है। देखिए, जब पिछली बार हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी और सारे लोग वहां उस समय संसद भवन में थे और हमलावर जिस तरह से घुसे थे। लेकिन इस बार जो हुआ है, अब अभी जानकारी नहीं आई कि प्रधानमंत्री क्या संसद भवन में थे या अन्य वीआईपी वहां संसद भवन में थे, और नहीं भी थे तो हमारी संसद इतना इतना महत्वपूर्ण सुरक्षा का बिंदु है, जहां पर इस देश का लोकतंत्र संचालित होता है। वहां अगर सुरक्षा के मामले में कोई चूक होती है, आपको याद है ये जब संसद पर हमला हुआ था, उसी समय लाल किले पर भी हमला हुआ था, गुजरात में अक्षरधाम पर भी हमला हुआ था, और लगातार एक सीरीज आक्रमणों की हुई थी और हर जगह ये सुरक्षा में चूक मानी गई थी। तो संसद की सुरक्षा की चूक का अगर हम सबक नहीं लेते, जांच कमेटी की और जो सिफारिशें हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करते, तब तो फिर हम यही कहेंगे कि भाई ठीक है, हम एक मौका दे रहे हैं उन लोगों को जो संसद पर हमला करने का इरादा रखते हैं, या जो ऐसे अपराधी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई रास्ता दे रहे हैं। जी बिल्कुल। हेमंत जी आप क्या मानते हैं, आखिर क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि दो युवक अचानक घुस जाते हैं और कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ आते हैं, विजिटर पास उनके पास था, और ऐसे में वहां पर आकर जो उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि आंसू गैस के गोले नहीं, आंसू गैस का जो स्प्रे था वो छोड़ा गया है, कंटेनर उनके पास था जिसमें कि टीयर गैस थी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है आखिर मकसद क्या रहा होगा? क्या डर दहशत फैलाने की कोशिश? देखिए, मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि आपकी सुरक्षा में चूक है। संसद से ज्यादा सुरक्षित जगह तो पूरे देश में कोई हो नहीं सकती, लेकिन यदि वहां की सुरक्षा में कोई सेंध लगा लेता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है। उनके पास क्या था, स्मोक रेकर थे या जो भी थे, यदि वो स्मोक रेकर अंदर लेके जा सकते हैं तो कल को हथियार भी लेके जा सकते हैं। और संसद के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वहां सांसद अकेले होते हैं, प्रधानमंत्री भी अकेले होते हैं। वहां की सुरक्षा में यदि सेंध लग गई तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये माना जाना चाहिए। और ये एक संयोग है कि 13 दिसंबर वाली जो घटना हुई थी पिछली 22 साल पहले, उस समय मैं संसद भवन में किसी के साथ था और वो 1.5 घंटे का पूरा घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने गुजरा।
किस तरह की दहशत हुई थी वहां पे, वो एक हमला था। ये हमला हो या ना हो, लेकिन उस बार आतंकवादी अंदर नहीं घुसे थे। इस बार ये दो युवक, इनका मकसद क्या था, लेकिन ये अंदर घुस गए, अंदर कूद गए। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कोई ना कोई चूक हो रही है, जहां पे जिसका फायदा उठा के ये लोग आज अंदर घुसे। जी, आपको क्या लगता है कि क्योंकि जिस तरह से बड़ी चूक मानी जा रही है, आखिर इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा? क्योंकि इतने बड़े बड़े उपकरण लगे हुए हैं संसद में, नई संसद बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है जो उपकरण लगे वो फेल कर गए। देखिए, मैंने किसी न्यूज में सुना है कि सारी सिक्योरिटी होती है, आदमी का बॉडी स्कैनिंग होती है, उसका मोबाइल तक बाहर रखा लिया जाता है, लेकिन उसके जूते। जी हेमंत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे। तो राजेश जी, जिस तरह से हेमंत जी बताने की कोशिश कर रहे थे, शायद कि स्कैनिंग पूरी होती है, लेकिन शायद जो शूज हैं उन्हें डिटेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन स्प्रे शूज में रखना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आखिर किस तरह से एंटर कर गए, क्योंकि स्कैनर अगर लग रहा है तो थोड़ी सी भी चीज स्कैनिंग में आएगी। देखिए, दो चीजें इसमें शक के दायरे में और संदेह की सुई को एक दिशा में ले जाती हैं। पहली चीज तो जो लोग कूदे उन्होंने इस दिन का चुनाव किया जिस दिन 22 साल पहले संसद पर आक्रमण हुआ था। दूसरी बात, 22 साल पहले जो आक्रमण हुआ था, हम सब जानते हैं कि उसमें एक शत्रु देश का हाथ था। उनको वहां से कहीं ना कहीं उनको सारा प्लान और योजना बनाई गई थी। तो अगर उससे लिंक करना चाहते हैं, ये आज के जो दो नौजवान कूदे हैं, ये अगर लिंक करना चाहते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक साजिश की ओर इशारा करती हैं। दूसरी चीज, जूतों की जो बात आपने कही, मैंने अभी इसीलिए तो इशारा किया था कि एजेंसी वही है, लेकिन आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर जब हम लोग जाते हैं तो बेल्ट और जूते तक उतरवा लिए जाते हैं, लेकिन यहां जूते नहीं उतरवाए गए होंगे। और यहां उस पर जांच करने का भी क्या बारीक तंत्र, मैं कहूंगी कुछ समय पहले की बात कर रहा हूं, तब तक तो नहीं ऐसा होता था। तब तक तो बिल्कुल एक जो एक मैनुअल उससे एक और जांच होती थी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है वहां पर आधुनिकतम उपकरणों की कमी है। और बार बार मैं ये बात को कहूंगा कि जिस पिछली बार हमले के बाद आगे कभी दोहराया ना जाए ऐसा कांड, या कोई सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए जांच कमेटी ने अपनी बड़ी सिफारिशें की थी। उनमें से अनेक सिफारिशें अभी भी अमल में आनी बाकी हैं। जी बिल्कुल हेमंत जी, तो जिस तरह से अब जाहिर सी बात है एक बड़ी चूक इसे माना जा रहा है, तो क्या लगता है कि अब फिर से ये चेकिंग की जाएगी कि जो उपकरण लगे हुए हैं संसद में उनको बदला जाए, या फिर उनमें जो कमी है उसे पूरा किया जाए? क्योंकि ये तो बेहद जरूरी है। ये ही मान लिया जाए कि दो लोग आ जाते हैं, दर्शक दीर्घा में घुस जाते हैं और किस तरह से यहाँ पर उपद्रव मचा के चले भी जाते हैं, हालांकि उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ा कि ये चूक कहाँ हुई, किस पॉइंट को हुई। यदि उनके जूते नहीं देखे जा रहे हैं तो अगली बार से शायद जूते भी उतरवा लिए जाएं। और ने सही कहा कि एयरपोर्ट पे जब जूते उतरा लिए जाते हैं, बेल्ट तक उतरा लिया जाता है, तो संसद में क्यों नहीं उतरा जाता? संसद की सिक्योरिटी उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। संसद में अगर हर चीज की सिक्योरिटी होना है तो आदमी कल को जूते के अंदर छिपा के अगर ये ले गए थे, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब जो होगा वो सांप निकलने के बाद लाठी पीटने वाली बात है। मुद्दा ये है कि ये हुआ क्यों, और आज ही के दिन क्यों, आज ही का दिन क्यों चुना गया। तो ये एक बड़ी सुरक्षा चूक ही माना जाना। क्या लगता है कि आज का दिन ही क्यों चुना गया? 13 दिसंबर, आज सांसदों ने सबसे पहले वहां जाके बड़ा सबक देने की कोशिश की जा रही होगी, बड़ा सबक देने की कोशिश की जा रही होगी। राजेश जी, 22 साल बाद, 22 साल समय बीत चुका है, 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी आप वहीं हैं जहां पहले थे। संसद भवन नया बन गया है, उसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन फिर भी सुरक्षा नहीं बदली। सुरक्षा व्यवस्था में खामी जो पहले थी वही आज भी है। जी राजेश जी, आप भी ऐसा ही मानते हैं कि यही टेस्ट करने की कोशिश और यही दिखाने की ये कोशिश कि देखिए 22 साल पहले भी यही हुआ था, तब भी आपकी संसद सुरक्षित नहीं थी और आज भी ऐसा ही हुआ है? नहीं, देखिए होता क्या है, मैं इसमें थोड़ा सा मैं उससे तो सहमत नहीं हूं। 22 साल पहले जो सुरक्षा थी
उससे पहले क्योंकि कभी संसद पर हमला नहीं हुआ था, तो वो एक सामान्य सुरक्षा थी। ठीक वैसे ही जैसे मैं कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शहीद हुई और उनके अंगरक्षकों ने ही उनको मारा, तो तब तक किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी मतलब असामान्य नहीं थी। हम लोग कभी भी जाके मिल सकते थे, उनकी सभाओं रैलियों में बड़े पास तक जाके कवर कर सकते थे, और हमने किया भी है, इंदिरा गांधी की सभाओं में किया है। लेकिन जब ये उनका बलिदान हो गया तो उसके बाद सुरक्षा में एकदम सख्ती आई। तो जो 22 साल पहले संसद में जब हमला हुआ, तो उसके बाद एकदम काफी चीजें तो तत्काल कर ली गई थी, बजट भी स्वीकृत हुआ था, काफी कुछ सुरक्षा की चीजें बदली थी। लेकिन अब उस बात को भी देखिए, 2 दशक से ज्यादा बीत गया है। 2 दशक में सुरक्षा के तरीके में बदलाव आया है, जांच पड़ताल के तरीकों में बदलाव आया है, तो उधर जो अपराधी होते हैं उनकी मोडस ऑपरेंडाई में भी बदलाव आया है। अब वो जिन तरीकों पर, जिन नए नए साधनों से, संचार के साधनों से आक्रमण कर सकते हैं, उन साधनों का भी अब विकास हुआ है। तो ऐसी में मुझे लगता है कि संसद की सुरक्षा पर थोड़ा और अभी ध्यान देना चाहिए, और उसमें क्या वो सेना के साथ मिलकर के की जानी चाहिए, या कोई अत्याधुनिक जिसमें कि सारे साधनों और उपकरणों की जांच हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था तो निश्चित रूप से तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि अब हमें 5 महीने के बाद फिर से लोकसभा चुनाव का सामना करना है। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अजय जी, आपसे भी हम कहीं ना कहीं आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से आज संसद में देखने को मिला कि 2 युवक आते हैं दर्शक दीर्घा से, वो संसद में एंटर होते हैं और उसके बाद यहाँ पर स्प्रे कर दिया जाता है, टियर गैस वो होती है। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि उनके पास एक कंटेनर भी था। आखिर ये संभव कैसे है, इतनी बड़ी चूक हो कैसे सकती है? आपका क्या नजरिया है? देखिए, जैसा अभी बता रहे थे, तो मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो हालात हैं पहले में और आज में बहुत अंतर है। आज सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, 3 लेयर सिक्योरिटी है, जो यदि आप संसद के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे 3 लेयर सिक्योरिटी है। और जब 3 लेयर सिक्योरिटी हो तो उसके बाद यह घटना हो जाए तो अपने आप में चिंता का विषय हो जाती है कि आखिर हमारी जांच एजेंसीज, हमारी तमाम सारी, और यदि इंटेलिजेंस की बात करें तो वहां पर रॉ के भी लोग होते हैं, वहां पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी लोग होते हैं, लोकल इंटेलिजेंस के भी होते हैं और दिल्ली इंटेलिजेंस के भी होते हैं। तो 4 लेयर वो होती है। इसके बाद में सीआरपीएफ की अपनी वो होती है, जो बाहर की पूरी सुरक्षा है उनके हाथ में होती है। तो अब आसान नहीं रह गया है। जैसे राजेश भाई बता रहे थे, मैं उसी पर ये चीज कहूंगा कि इंदिरा जी की सुरक्षा के समय चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो थे वो दिनेश भट्ट थे, और दिनेश भट्ट जो इंचार्ज थे वो उस समय एडिशनल डीसीपी रैंक के होते थे। आप इससे समझ सकते हैं कि इस लेवल का ऑफिसर पूरे प्रधानमंत्री की सुरक्षा देखता था। आज डीजीपी रैंक का ऑफिसर होता है, और उसके साथ साथ एडीजीपी रैंक के ऑफिसर्स जो हैं 5 होते हैं। आप कल्पना करिए, तो इतनी बढ़ गई है। इसी तरीके से संसद की स्थिति है। जब ये घटना हुई थी 2001 में, तब का आप देखिए कितनी होती थी और आज कितनी। लेकिन इस घटना में एक संदेश है कि वो लोग जहरीली भी लेकर के जा सकते थे गैस, वो गैस भी लेकर के जा सकते थे जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। वो जैविक गैस भी हो सकती थी जो एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी। यानी इन सब का कहीं पर कोई ख्याल नहीं। वो गए जिस सांसद के रेफरेंस के पास से थे, वो सांसद कौन है? वो मैसूर का वह सांसद है जो व्यक्ति स्वयं वहां अराजक स्थितियों के लिए जाना जाता है। वहां पर वो जिस तरीके से जातिवादी धर्म के और दूसरे हमले करता है, उस चीज को भी समझने वाला है कि आखिर उस व्यक्ति के पास से गए। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, आप 8 अप्रैल 1929 याद कीजिए, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में एक धुएं वाला बम फेंका था। और क्यों फेंका था? वो ध्यान आकर्षित करना चाहते थे उस अत्याचार के खिलाफ जो लगातार हो रहा था, और उस पर सरकार पर्दा डाल रही थी, मौन थी। आज भी कमोबेश इन लोगों ने जो ये घटना की, कोई हार नहीं पहुंचाया, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान किया
वह यह नुकसान किया, उन्होंने पूरे देश में, दुनिया में यह संदेश देने की कोशिश की कि आप मणिपुर पर चुप हो सकते हैं, हम चुप नहीं रह सकते, हम उसके लिए सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन हम यह कर रहे हैं। तो यह भी चिंता का विषय है। सरकार को सिर्फ एक पक्ष में चिंता की, सिक्योरिटी चिंता का विषय नहीं है, उससे ज्यादा चिंता का विषय है कि देश के अंदर आप लोग ऐसे पैदा कर रहे हैं जो तमाम अत्याचार के खिलाफ आज भी अपने जीवन को न्यौछावर करने को तैयार है, भगत सिंह बनने को तैयार है। तो आप इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन अजय जी, इस बात को कैसे कंफर्म करेंगे कि मणिपुर मामले को लेकर ही हो सकता है? उन्होंने नारे लगाए हैं, उन्होंने नारे लगाए हैं, जो उन्होंने नारे लगाए हैं उनको सुन के मैं कह रहा हूं, उन्होंने मणिपुर के ही अत्याचार के नारे लगाए हैं और कहा है मणिपुर में जो घिनौनी घटना हो रही है उस घटना के खिलाफ हम ये प्रोटेस्ट में कर रहे हैं। यह बात उन्होंने नारे लगाते हुए कही है, इसलिए बता रहा हूं जी। ठीक है राजेश जी, तो जिस तरह से अजय जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सांसद है मैसूर के प्रताप सिन्हा उनका नाम है, उन्हीं के रेफरेंस से वो एंटर करते हैं, तो ऐसे में अब तो इन सांसद से भी पूछताछ होगी, कार्रवाई इनके खिलाफ भी होगी कि आपके नाम पर अगर कोई जा रहा है तो कैसे परमिशन दी जा रही है? राजेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हेमंत जी, आपसे यही सवाल है कि आखिर अब क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है सांसद के खिलाफ? नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को पास दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं, और यदि उसने संसद में अंदर जाके आपके पास के आधार पर गड़बड़ी की है, उसकी जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। इसलिए निश्चित रूप से पास देने की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल सवाल उठने चाहिए, लेकिन हाँ, कार्रवाई अब क्या होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला हो चुका है और इसमें कई मैसेज गए हैं, जैसे कि अब अजय जी भी बता रहे हैं कि मणिपुर को लेकर भी नारेबाजी की गई है। तो क्या अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो इतना लोगों के अंदर बवाल पैदा हो जाएगा कि वो संसद में एंटर करेंगे और वहां पर अपना विरोध जताएंगे? ये तो कुछ अलग ही तरीका हो गया। ये सरकार को सोचना है, ये सरकार के सोच का विषय है कि क्या हमसे कोई गलती हो रही है जिसको लेके जनता इतनी उद्वेलित है कि वो संसद में आके और भगत सिंह की तरह स्मोक बम फेंक के और ध्यान आकर्षित कर रही है जी। ये निश्चित रूप से अजय जी, फिर तो ये खतरनाक स्थिति है सरकार के लिए। नहीं, स्वाभाविक सी बात है। मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक विषय पे चिंता का विषय नहीं है कि सिर्फ हम सुरक्षा पे सोच लें। सुरक्षा पे सोचा जाना चाहिए, बिल्कुल सोचा जाना चाहिए। आप बताइए, उसी लोकसभा में प्रधानमंत्री भी आके बैठते हैं, उसी लोकसभा में राहुल गांधी भी आके बैठते हैं, उसी संसद में तमाम सारे और जो हमारे देश के चुने हुए सांसद हैं, जो हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो वहां पर जाकर के बैठते हैं। और उन कस्टोडियन के बीच में यदि दो व्यक्ति इस तरह से ले जा रहे हैं तो यह चिंताजनक है कि वो कैसे ले गए, किस तरीके से हुआ, जिस सांसद के रेफरेंस से गए उस सांसद का बैकग्राउंड क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने क्यों ऐसे लोगों को दिया, रेफरेंस दिया, और ये सारी चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसकी भी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और इससे बड़ी चीज ये कि यह इस बात का भी अलार्म है कि इस देश में लोग अब आज युवा थे, वो उनकी अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है उन बच्चों की, और उन बच्चों ने अपनी जिंदगी यदि खतरे में डाल करके यह चीज करी है और यह नारे लगाए हैं, तो ये अपने आप में चीज है कि मणिपुर में इसका मतलब या देश में कहीं पर भी कोई यदि ऐसा अन्याय हो रहा है जिसके लिए उन्हें आज भगत सिंह वाला रास्ता अपनाना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये देश के लिए और सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये हम सब के लिए चिंता का विषय है कि हमें ऐसे विषयों पर चिंता करनी चाहिए, इसके लिए मुखर होना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसका जवाब नहीं देंगे, इसके समाधान नहीं निकालेंगे, तो कल के दिन इससे बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। यह इस बात का संदेश है, हो सकता है रास्ते में चलते में सांसद मारे जाएं, हो सकता है कहीं कुछ और घटना हो, किसी के काफिले पे हो, क्या हो, किसी के घर पर हो। इसलिए बहुत सोचना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति ना आए
कि हमारे युवा इस स्थिति में उतरे, बल्कि उन्हें अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोचने, उसके बनाने के विषय में सोचने का वक्त मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है इस पर बहुत गंभीर चिंतन का यह विषय है और इसको पूरी संसद को भी चिंतन करना चाहिए और हमारी सरकार को भी चिंतन करना चाहिए। जी बिल्कुल, और ये गंभीर विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी एक और जानकारी आ रही है कि लोकसभा के अंदर तो ये सब हो ही रहा था, बाहर भी देखिए कि एक महिला और एक युवक यहाँ पर जमकर नारेबाजी करते हैं और दूसरा यहाँ पर भी इन्होंने गैस का छिड़काव किया है, कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति बन जाती है हेमंत जी, कि अगर इस तरह से विरोध किया जा रहा है, सुरक्षा कहीं नहीं है, यानी कि जिसको भी विरोध करना होगा वही रास्ता अपना सकता है और कहीं ना कहीं अब सांसदों का खुद का जो चलना है वो मुश्किल हो जाएगा सड़कों पर अगर वो बाहर निकलते। जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर आप क्या अंदाजा लगाएंगे? देखिए, इन्होंने संसद के अंदर से लगा के संसद के बाहर तक अपना विरोध जताया है और अभी ये बात जो कही है अजय जी ने कि ये चिंता का विषय इसलिए भी है सुरक्षा के अलावा कि लोग कितने ज्यादा उद्वेलित हैं इस तरह की चूक पे। यदि मणिपुर में कुछ हो रहा है, सरकार का कोई इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा है, तो लोगों ने उसको उस तरह विरोध करना शुरू किया। तो निश्चित रूप से ये सुरक्षा की चूक और सरकार की जिम्मेदारी दोनों है। जी अजय जी, आप ये मानते हैं कि ये सिर्फ ये ही नहीं है या ये सिर्फ 4 लोग नहीं हैं जो संसद के अंदर थे 2 और संसद के बाहर थे, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक ग्रुप होगा जो इस पूरे काम को ऑपरेट कर रहा होगा, यानी इसमें सिर्फ ये 4 लोगों के नाम सामने नहीं आएंगे, और भी बड़ा कहीं ना कहीं एक ग्रुप है, और भी नाम शामिल आ सकते हैं और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टर्स हैं वो और ज्यादा तादाद में हो सकते हैं। गीतू, मैंने जब 8 अप्रैल 1929 की घटना का हवाला दिया है तो इसीलिए दिया है, क्या भगत सिंह अकेले थे? बटुकेश्वर दत्त अकेले थे? यही 2 ही लोग तो गए थे, बाहर भी उनके लोग थे, उन्होंने भी वो किया था। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि उन्होंने एक, ठीक है रास्ता गलत है, लेकिन जिस बात का सवाल उठाया है वो सवाल तो बिल्कुल जायज है। बेटियां नंगी की जा रही हूं, रोज बरोज बलात्कार होना है। आप जानते हैं वहां पर अब तक 700 बच्चियों के साथ बलात्कार हो चुके हैं। वहां पर 200 के करीब की संख्या है, 200 से ज्यादा ही होने आ रही है अब तो, उससे ज्यादा लोगों को मारा जा चुका है, ब्रूटल तरीके से मारा जा चुका है। और उसके बाद में आज तक वहां जल रहा है, थाने लूटे जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तब क्या हो रहा था? तब भी कमोबेश यही स्थितियां थी। कहीं पे काकोरी कांड हो रहा था, कहीं कुछ और हो रहा था, कहीं इस तरह। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो अत्याचारी सरकार थी, उस सरकार को चेताना भी था, उसे बताना भी था, और उसे बताना रास्ता गलत था। मैं फिर कह रहा हूं, मैं गांधी पर यकीन करता हूं, मैं शांति पर यकीन करता हूं, मैं नेहरू गांधी के उस सिद्धांत पर यकीन करता हूं, लेकिन इस गलत रास्ते को अख्तियार क्यों कर रहे हैं हमारे युवा? तब जब हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारा लोकतंत्र है। तो क्या यह लोकतंत्र आज हमें विंस्टन चर्चिल के वो शब्द याद आ जाएं जो उन्होंने अपनी संसद में कहे थे? तब हमने उसकी निंदा की थी, हमारी संसद ने निंदा की थी, लेकिन आज लगता है वो सही हो रहा है। उन्होंने कहा था एक ऐसा वक्त आएगा कि इस देश के राजनेता भूसा किस्म के होंगे और वो इतने दिखने में भले वो दिखें कोमल, लेकिन अंदर से काले होंगे, और वो यह हालात कर देंगे कि इस देश में हवा पानी भी बिके। और हमने देखा हवा पानी क्या सब कुछ बिक रहा है। और यह हालत कर दें कि इस देश में अत्याचार होगा और ये गुलामी की दिशा में चला जाएगा। तो आज गुलामी की दिशा में डालने की सरकार कोशिश कर रही, वह कोशिश कर रही है जो हमारी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है। तो इसको देख करके निश्चित रूप से यह लगता है ये बेहद गंभीर विषय है और इसे सामान्य नहीं समझना चाहिए। इसके लिए तमाम सारे लोग होंगे और होंगे, निश्चित रूप से होंगे। कुछ लिबरल होंगे, कुछ कठोर होंगे, हर तरह के लोग होंगे और आएंगे। कहीं विचारधारा से होंगे, कहीं किसी और चीज से होंगे। क्यों? इंसाफ की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना, चाहे यूं लड़िए चाहे यूं लड़िए। तो घटनाओं के लिए आप तैयार हो जाइए। इसका मतलब है ये ताकीद कर रही हैं ये घटनाएं और ये बता रही हैं कि आपको इंसाफ देना होगा। अंततः नहीं देंगे तो ये हालात बिगड़ेंगे। जी बिल्कुल,
यानी कि हेमंत जी, जिस तरह से अजय जी बता रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है, अभी आगे और भी कुछ देखना बाकी रह सकता है। और खासतौर से जो गुस्सा है, नाराजगी मणिपुर को लेकर, अगर नारेबाजी मणिपुर को लेकर लगाई जा रही है तो समझा जा सकता है कि सरकार की विफलता है। सरकार से जो नाराजगी है वो अब दिल्ली की संसद तक भी पहुंच चुकी है। ये उस पर डिपेंड है कि बात सरकार तक पहुंचे, सरकार के कान तक पहुंचे, जिसके कान बंद है। कम से कम मणिपुर की घटना को लेकर सरकार का रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया है, और जिस तरह वहां जो हो रहा है वो बाकी सबके सामने आ रहा है। ये दो युवक ही नहीं थे, ये तो सिंबॉलिक है। इसके पीछे बहुत सारे लोग होंगे, विचारधारा से जुड़े होंगे, सोच से जुड़े होंगे, वहां की घटनाओं से उद्वेलित हुए होंगे। इसके बाद बहुत सोच विचार करने के बाद संसद में आके उन्होंने अपना प्रोटेस्ट शो किया है। तो ये अब सरकार के सोच का विषय है। सुरक्षा के अलावा सरकार की जिम्मेदारी और दूसरी भी है। जी अजय जी, आपको क्या लगता है अब सरकार के लिए सोचने के लिए क्या बचता है? क्योंकि वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर आप मणिपुर के मामले को नहीं सुलझाते हैं तो आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, आपकी गद्दी तक छिन सकती है, और अगर प्रोटेस्ट इसी तरह से जारी रहा तो और भी कुछ देखने को मिल सकता है। स्वाभाविक सी बात है गीतू, मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, वो चिंताजनक तो हैं। आप देखिए ना, यदि मणिपुर इस तरह से जल सकता है, वहां पर लोग अपने जान देने को तैयार बैठे हैं, तो जब आत्मघाती हमले निकलते हैं तो साहब, देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके अपने काफिले में अंदर, अपने घर के अंदर जिस तरीके से शहीद होना पड़ता है, यह स्थितियां होती हैं। कहीं भावनाओं से, कहीं धर्म में बैठ के, कहीं किसी चीज में। राजीव गांधी जाते हैं जब तमिलनाडु, और वहां पर श्री पेरम्बदूर में जो घटना होती है उसको आप क्या आत्मघाती हमले थे? तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है लोग अपने जीवन और सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं कि हमें इंसाफ दो, नहीं तो हम सब चीज पे। और आप बताइए ना, जो बच्चे आज कूदे और जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, संभव है यदि वहां पर थोड़ा सा वो होता तो गोली भी चलाई जा सकती थी उन पर, और भी कुछ हो सकता था। तो ऐसी स्थिति में तो वो तो अपने आपको जीवन देने को ही सोच करके आए थे ना। तो ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है, और इसलिए सरकार को चेतना बेहद जरूरी है। मैं बार बार इसलिए केंद्रित कर रहा हूं, और इसलिए मैं इसे भगत सिंह से जोड़ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि बड़ा नुकसान हो जाए। यानी वो उन्होंने सिर्फ इस बार ताकीद किया है, जैसे भगत सिंह ने धुएं वाला बम फेंका था, किसी को हार्म करना उनका मकसद नहीं था। इन्होंने भी जिस तरह से एक्टिविटी करी है, उससे कह सकते हैं कि वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, या चाहते तो सोचिए इसकी जगह दूसरी चीज ला सकते थे, जैविक गैस ला सकते थे, जिससे कि सारे लोगों का क्या स्थिति हो सकती थी वो ला सकते थे, और तमाम जहरीली गैसें जिससे कई लोग मर भी सकते थे, कई लोग और बीमार हो सकते थे, और बहुत सारी चीजें हो सकती थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं तो उनकी मनसात कह रहा हूं। इसलिए सोचना होगा कि उनकी नीयत बुरी नहीं थी, उनका मकसद था कि देश एक बार जागे, फिर सोचे कि मणिपुर में क्या हो रहा है। ये चिंताजनक। लेकिन अजय जी, 13 दिसंबर ही क्यों चुनी गई? इसका क्या कुछ कनेक्शन आपको दिख रहा है? क्या कह रहे? 13 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी गई? इसका कनेक्शन क्या दिख रहा है आपको? वो इसीलिए तो चुनी गई कि आज बरसी का दिन था। उन्हें पता था कि आज के दिन ही ये घटना हुई थी, तो आज ये बड़ी सुर्खियां बनेगी। शायद ये वजह थी, सुर्खियां बनाना चाहते थे, और इसलिए ऐसी स्थिति। तो इस बात को भी सोचना होगा। जी हेमंत जी, तो अभी फिलहाल क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जाए, आखिर किस रास्ते सरकार जाए? क्योंकि सरकार को तो अब सोचना होगा। काम आप जिस तरह से कर रहे हैं, लोग खुश नहीं है, मणिपुर को लेकर आप कुछ बोलते नहीं है। अगर मणिपुर को लेकर प्रोटेस्ट इतना ज्यादा होगा कि संसद भी सुरक्षित नहीं रहेगी, तो ये माना जाए कि अब आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। यानी जो सरकार के नुमाइंदे चल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है अगर वो काम नहीं करेंगे मणिपुर को लेकर। देखिए, मणिपुर को लेके उन्होंने जो नारेबाजी की है और जो बातें सामने आई है,
इसके बावजूद सरकार पूरा घटनाक्रम को सुरक्षा की खामी से जोड़ देगी। हम्म। वो मणिपुर को लेके कोई उल्लेख नहीं करेगी, न मणिपुर को लेके कोई बात होगी। इसलिए ये कहा जाना कि इनकी नारेबाजी और संसद भवन के अंदर कूद के स्मोक रेकर छोड़ना, धुआं करना, इससे सरकार चेतेगी, तो शायद ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सरकार को सोचना था तो पहले सोचना था जब इतने दिनों से घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी ने सरकार को चेताया है, ये एक बड़ी बात है। मैं उन्होंने जो किया उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन इस घटना से कम सरकार को चेतने का मौका मिलेगा, ये बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल, और मकसद भी शायद यही रहा है, लेकिन जी ये करना सही नहीं था। अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है हेमंत जी। लेकिन यहाँ पर अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति होगी। देखिए, विपक्ष फिर से हमलावर हो जाएगा कि आप मणिपुर को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए ये सब हुआ। दूसरा ये कि आपने अत्याधुनिक की नई संसद बनाई है, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम सुरक्षित नहीं है तो आपने काम क्या किया है यहाँ पर? बिल्कुल होगा। अभी पूरी मामले को राजनीति से जोड़ दिया जाएगा और साथ में ये भी जोड़ा जाएगा कि जिसने इन्हें पास दिलाया वो बीजेपी के सांसद है, हम्म। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के सांसद। तो निश्चित रूप से वो सारा आरोप बीजेपी के उस सांसद के ऊपर जाएगा, मैसूर के, जिन्होंने इनको पास दिए। तो उसके मूल घटनाक्रम पे कोई नहीं जाएगा, मूल मकसद पे कोई नहीं जाएगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कि दो लोग संसद भवन के अंदर कूदे, उन्होंने स्मोक क्रेकर छोड़े, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम अब किसी और एंगल पे जाएगा। बिल्कुल, यानी मणिपुर आप कहीं सही ना कह ना रहे हैं कि यहाँ पर जो मणिपुर को लेकर नारेबाजी हुई वो भी 1% ये है कि उसको भी साइडलाइन कर दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आगामी डेफिनेटली लोकसभा चुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है विपक्ष अभी डेफिनेटली से किसी इसको और साइडलाइन दिशा किया में लेकर जाएगा। जाएगा कि देखिए, ये मैसूर के ही सांसद हैं, उन्हीं की तरफ से हुआ है, किस तरह के लोग बीजेपी के अंदर यस, शामिल है, तो तमाम तरह के सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा है शायद वो कहीं ना कहीं मेन भटकता हुआ मुद्दा नजर है, आएगा। यदि मणिपुर नहीं होता तो यह घटनाक्रम नहीं होता, ये जी। भुला दिया जाएगा। हम्म। जी नहीं तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति तो होगी ही, और रिएक्शंस भी अब आने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद हाँ लगातार। देखिए। और हालांकि एक हंगामा भी हुआ है 2 बजे जब ये कार्रवाई शुरू हुई सदन में, जी तो वहां पर कई सवाल जवाब हुए, कई सांसदों ने अपनी चिंता जाहिर की, डिंपल यादव ने भी कहा, और जितने भी सांसद थे सबने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए कि भाई आप किस तरह की अब सुरक्षा मानी जाए इस नई संसद में, क्योंकि नई संसद बनी थी, हाईटेक थी, पुरानी से बेहतर थी, लेकिन जो सुरक्षा के हालात हैं वो सही सेम है जो पहली संसद में थे। ये तो इन दो युवकों ने ऊपर से कूद के बता दिया कि आपकी सुरक्षा में कहाँ सेंध लगाई जा सकती है, और उन्होंने सेंध लगा के बता दिया। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर उनके पास कोई हथियार होता या कोई और गैस होती जो ज्यादा खतरनाक होती, वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। ये तो एक तरह से उन्होंने संकेत दिया है, जी और हेमंत जी, ये और हम अपने सरकार को और दर्शकों को ये सुरक्षा भी बता एजेंसियों दें। से। जी सर, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस गैस की जांच हो गई है। बताया जा रहा है कि गैस बिल्कुल नॉर्मल थी, यानी किसी तरह का जो हार्म है वो करने की कोशिश नहीं की घातक नहीं गई थी, थी। नुकसान पहुंचाने जी की कोशिश नहीं थी। लेकिन हाँ, एक संकेत जरूर है कि अब अगर आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, या जो मुद्दे हैं जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए अब संसद में भी इसी तरह से लोग एंट्री कर सकते हैं। पास का हवाला देकर भी देखिए कि किस तरह से एक भारी चूक इसे सुरक्षा में मानी जा रही है, कि कोई भी अवेयर नहीं है कि 2 लोग क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और आखिर इनका मकसद क्या हो सकता है। और उस दौरान किसी ने देखा भी नहीं इन्हें संसद भवन के अंदर जाते हुए, जहां पर पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा था वहां पर किसी ने देखा भी नहीं कि आप एंट्री कैसे कर रहे हैं। जी, ये दर्शक दीर्घा से कूदे हैं ये लोग ऊपर से। एक सामान्य दर्शक दीर्घा का जो पास है वो इनके पास था, लेकिन आश्चर्य ये है कि ऊपर से कूदे उस समय वहां उनको क्यों नहीं देखा गया कि कोई नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, यही मेरा तो अभी सवाल तो है कि ये अगर जांच होगी वहां कैसे पर इस कूदे। तरह के दर्शक दीर्घा में लोग पहुंचते हैं और ऐसे में वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे होते हैं, तो हमारे जो सिक्योरिटीज होती है वो कहां पर थी? क्या वो इन दर्शकों की गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते? यानी दर्शक दीर्घा में बैठ के कोई कुछ भी कर सकता है, यही माना जाए? जी माना जाएगा, जो हुआ है।
बिल्कुल अब अपने ये आप में देखना कई है बड़े कि सवाल खड़े कर रहे हैं अब ये संसद की सुरक्षा को लेकर कि दर्शक दीर्घा में मौजूद कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की यहाँ पर हरकत कर सकता है, किसी भी तरह से सांसदों को हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक बड़ी चूक तो है ही संसद में जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है। ऐसे में और ध्यान देना होगा और किस तरह से लोगों की जांच होती है। क्या ये जो उपकरण है वो हाईटेक नहीं थे जिससे कि जांच हो पाती, कि उनके पास एक स्प्रे बॉटल भी है जिससे कि उन्होंने पूरी संसद में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। तो ये सोचना होगा इस वक्त सरकार को, और साथ जी ही जिस तरह से नारेबाजी की गई मणिपुर को लेकर, उसको लेकर भी इस सरकार को अब सचेत हो जाना चाहिए। अगर इस तरह का प्रोटेस्ट हो जाता है संसद के अंदर तो क्या कुछ रहेगा आने वाले दिनों में, इसका अंदाजा लगाना बेहद आसान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के जी, लिए। धन्यवाद। और जिस तरह से ये पूरा मामला घटा है बेहद चिंतनीय है। ये सोचने को मजबूर होना होगा सरकार को कि अगर इस तरह के मामलों को लेकर लोग इस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं तो आने वाले दिनों में क्या ऐसी सरकार को सत्ता पर काबिज रहना चाहिए, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।